नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, आज हम एक बड़ी जंग की बात करने जा रहे हैं। ये बड़ी जंग ट्रेड वॉर के रूप में देखी जा रही है, लेकिन सच ये है कि ये नंबर 1 और नंबर 2 की जंग है इस दुनिया में। नंबर 1 को इस बात का एहसास होना शुरू हो गया है कि नंबर 1 बने रहने के उसके अब कुछ दिन बाकी हैं और उसके सामने जो फॉर्मिडेबल राइवल है चाइना, वो बहुत तेजी से नंबर 1 की पोजीशन को एक्वायर करने की ओर आगे बढ़ रहा है। अब ये सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं है, इसे ट्रेड वॉर कहना उचित नहीं होगा। ये सिर्फ उसका एक आयाम है, एक डायमेंशन है। दरअसल अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया है कि वो पिछले 100 साल से नंबर 1 पे था और वो इस बात को रिकंसाइल नहीं कर पा रहा कि वो नंबर 2 भी हो सकता है। और वो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का जो टैग उसके साथ लगा हुआ था, वो अचानक उसके हाथों से फिसल कर किसी और के हाथ में जा रहा है। और वो देश एक मिलिट्री पावर भी बनता जा रहा है, इकोनॉमिक पावर तो ऑलरेडी बन चुका है। और 200 देशों के ऊपर जो उसका प्रभुत्व है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, वो शायद अमेरिका की सोच और विचार से भी ज्यादा बड़ा है। अमेरिका का प्रभुत्व था, अमेरिका एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट था, लेकिन धीरे धीरे पिछले कुछ दशकों में अमेरिका की अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग से निकलकर सर्विस इकोनॉमी के अंदर बदलती चली गई। और जिसके अंदर आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े कई क्या कहते हैं कि सॉफ्टवेयर के जायंट्स इस दुनिया में पैदा हो गए। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर माइक्रोसॉफ्ट का जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, अब एआई उनका चैट जीपीटी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग से निकलकर, यानी कि जिसे ब्लू कॉलर वर्क कल्चर कहते हैं, वहां से निकलकर वाइट कॉलर कल्चर के अंदर अपने आप को पूरा का पूरा उसने संलग्न कर लिया। और आईटी का जो क्षेत्र था उसके अंदर वो आगे बढ़ता चला गया, एडवांस आईटी में आगे बढ़ता चला गया। पूरी दुनिया पे राज हुआ। अगर बड़ी कंपनियां देखी जाएं तो ऑलमोस्ट टॉप की 6-7 कंपनियों में से तो अधिकतर कंपनियां अमेरिका की हैं। अब गूगल ले लो उसमें, या बाकी कंपनियां, फेसबुक लो, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के सॉफ्टवेयर्स लो, व्हाट्सएप ले लो, कई और जो कंपनियां हैं वो एक से एक नए आयाम स्थापित करती रही और दुनिया पे राज करती रही। लेकिन हार्डवेयर के अंदर अमेरिका का प्रभुत्व धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुआ और हार्डवेयर का वो सारा का सारा, यानी कि जो गुड्स सेक्टर था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, जहां चीजें बनाई जाती थी, वो धीरे धीरे चीन की ओर मुड़ता चला गया। और चीन ने अपनी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 25 और 30% के बीच में एक मैन्युफैक्चरर के रूप में स्थापित कर लिया। अगर आप दुनिया में देखें तो सारे जो बड़े देश, जो कि समृद्ध देश हैं, चाहे जापान था, कोरिया, चाइना, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सभी देश मैन्युफैक्चरिंग की बुनियाद के ऊपर, फैक्ट्रियों की बुनियाद के ऊपर बड़े हुए और बड़े होकर उसके बाद इन्होंने फिर सर्विसेज की नई नींव रखी। लेकिन धीरे धीरे आम जनता के जो उपयोग की चीज़ें होती थी, घरों के अंदर जो उपयोग होती थी, वो सारा का सारा डोमेन चीन हथियाता चला गया। और घर गृहस्थी की जितनी चीज़ें सैकड़ों हजारों जो हो सकती थी, जो रोज उपयोग होती हैं, वो एक एक करके अमेरिका से निकल के चाइना पहुंचती चली गई। अमेरिका का जो मेन स्टे था, एक तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ी थी, स्पेस टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ी थी, एटॉमिक एनर्जी की टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ी थी। इसके अलावा फार्मा सेक्टर उनको बहुत बड़ा था, आईटी सेक्टर बहुत बड़ा था। एक एक करके उनके ये सेक्टर हाथ से खिसकते गए और कोई जान नहीं पाया कि चीन की ऑटोमोबाइल कंपनियां धीरे धीरे दुनिया के ऊपर अपना साम्राज्य
पसार रही थी उसमें BYD मुख्य रूप से निकल के आई। और जितनी कारें अमेरिका बेचता था एक साल में 1,60,00,000 कारें, उससे ज़्यादा कारें चाइना एक साल में 2 करोड़ बेचना शुरू हो गया, और वो भी खुद बना के, आयात करके नहीं। ये भी पाया गया कि जितनी दवाइयां हिंदुस्तान और अमेरिका के अंदर मिलाकर बन रही थी, उन दवाइयों के पीछे के जो केमिकल्स थे सारे के सारे, जिसे रॉ मटेरियल कहते हैं, API, वो तो 90% सिर्फ चाइना ने बनाना शुरू कर दिया। और बहुत बाद में इस बात का एहसास हुआ कि अगर चाइना हमको API सप्लाई नहीं करेगा तो दुनिया में तो दवाइयां बननी बंद हो जाएंगी। इस बात का भी किसी को एहसास नहीं हुआ कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी आज की दुनिया में, जिसका नाम रेयर अर्थ एलिमेंट्स था, और जिसकी 40% खाने जो चाइना के अंदर हैं, 70% खनन चाइना का है, और 70 से 80% प्रोडक्शन इनका चीन का है। यानी कि दुनिया का 70 से 80% जो पूरी सप्लाई है इनकी, वो सब चाइना के पास थी, और अमेरिका चाइना के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट था। हम ये भी नहीं देख पाए कि धीरे धीरे टॉप लेवल का अगर सेमीकंडक्टर एनवीडिया वाले छोड़ दिए जाएं, जो GPUs हैं, तो सारा सेमीकंडक्टर का बिजनेस जो मिडिल लेवल का था, जो कि चाहे 40 nm का था, 100 nm का था, 60 का था, 80 का था, 20 का था, 15 का था, 10 का था, 7 का था, धीरे धीरे चीन ने उन सबको हथिया लिया। तो दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर चीन बन बैठा। हम समझ नहीं पाए कि ग्रीन एनर्जी के अंदर एक छत्र राज्य जो था वो चीन का हो गया, जिसमें विंड एनर्जी हो या सोलर, और सोलर के जो इनगोट्स और वेफर्स होते हैं उसमें 95 प्रोडक्शन सिर्फ चाइना का वर्ल्ड में हो गया। तो बाकी देशों के पास तो कुछ बचा ही नहीं। हम देखते देखते ये भी इस बात को रिकॉन्साइल नहीं कर पाए कि चीन दुनिया की बैटरी टेक्नोलॉजी का सरताज बन गया, और उसने जो अभी लेयर्ड बैटरीज बनाई हैं जो विस्फोट नहीं हो सकती हैं, और वो सारी बैटरियां अमेरिका की टेस्ला या भारत की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं कारों में, वही बैटरियां यूज़ करती थी। तो बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर जो चमत्कार चीन ने पैदा किया, उसके आगे तो अमेरिका और बाकी देश कुछ भी नहीं थे। पिछले 20 सालों में, 30 सालों में चीन ने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ना केवल लो लेवल मैन्युफैक्चरिंग बल्कि मीडियम लेवल और हाई लेवल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नए आयाम स्थापित कर दिए। आपको अपने घर की वॉकिंग स्टिक चाहिए या माइक्रोवेव ओवन चाहिए, लैपटॉप चाहिए या साथ में मोबाइल चाहिए, घर में एक सीलिंग फैन चाहिए या टेबल फैन चाहिए, या फिर आपको एक मिक्सर ग्राइंडर चाहिए या रसोई का गैस टेबल चाहिए, एक फ्रिज चाहिए या एक टीवी चाहिए, सब कुछ तो वहाँ से बन के आ रहा था। तो हम भूल गए कि कभी कभार ये चीज़ें पहले, कई दशक पहले अमेरिका में भी बना करती थी। हम ये भूल गए कि अमेरिका में जो 1,60,00,000 कारें बिकती हैं, उन 1,60,00,000 कारों में से आधी कारें 80 लाख जो हैं आयात की जाती हैं। हम ये भूल गए कि अमेरिका के अंदर जो 80 लाख कारें बनती हैं, उसके अंदर भी 60% जो कलपुर्जे हैं वो आयात किए जाते हैं। कि इसका मतलब उन कलपुर्जों को जोड़ लिया जाए तो 1,60,00,000 कारें जो बिकती हैं, उसमें से 1,30,00,000 कारें तो बाहर की बनी हुई हैं, और अमेरिका में जो बनी और सेल हुई वो तो सिर्फ 30 लाख कारें हुई। लेकिन ये सारे के सारे जो कलपुर्जे आ रहे थे मैक्सिको में और ख़ास तौर से कनाडा में, कहाँ से आ रहे थे? ये सारे चीन से आ रहे थे। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो चीन का प्रभुत्व बढ़ता चला गया। यहाँ पर जब मैंने कहा ना कि जो जंग है ये अमेरिका और चीन की जंग है, इसे टैरिफ की जंग ना समझा जाए। ये दुनिया में आने वाले दिनों में नंबर 1 कौन रहेगा, ये उसकी जंग है। हालांकि चीन ने फिर वो पुष्पा के अंदाज में कह दिया कि झुकेगा नहीं साला, और जहां 34% का जवाबी टैरिफ चीन ने अमेरिका पे लगाया, तो तिलमिलाए हुए ट्रंप ने कहा कि या तो हटाओ 2 दिन के अंदर, नहीं तो 9 तारीख से 50% का टैरिफ और लगा दूंगा। 54% टैरिफ तो चीन के ऊपर लगा ही दिया था, लेकिन ये 54% टैरिफ नहीं था, ये चीन को डिस्ट्रॉय करने की, विनाश करने की एक चाल थी कि अगर चीन डिस्ट्रॉय नहीं होता है तो अमेरिका नंबर 1 नहीं बने रह सकता है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। अब बात सिर्फ ट्रेड को डिस्ट्रॉय करने की नहीं थी, लेकिन शायद अमेरिका इस बात को भूल बैठा कि चीन ने जो 34% टैरिफ लगाए वो सोच समझ के लगाए हैं, उसे पता है कि यहाँ से स्ट्रेटजी क्या होगी। और फिर कहा कि ट्रंप साहब ने कि 50% और लगा दूंगा 9 तारीख से, इसका मतलब कि तुम्हारे ऊपर 104% टैरिफ हो जाएगा, 54 नहीं, प्लस 16%, 15-16% उससे पहले बाइडन साहब ने टैरिफ लगाया था, वो भी अभी चालू है, वो हटे नहीं है, तो कुल मिला के 120% का टैरिफ आ जाएगा। अब
यहाँ से ये जो 120% की जो जंग होगी 2 दिन के बाद, दुनिया इस चक्की में पिसने जा रही है। हालांकि दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो कल रात टूटी जम के, लेकिन टूटने के बाद थोड़ी रिकवरी भी उनके अंदर हुई। भारत के अंदर भी कुछ रिकवरी देखने को मिली, खास तौर से आज की तारीख में, जहां पर कुछ 600-700 पॉइंट भारत का भी क्या कहते हैं कि ये ऊपर आ गया सेंसेक्स। लेकिन हम इसको सिर्फ एक ले दे के टेम्परेरी एक इनपुट के रूप में देखें तो ज़्यादा उचित होगा। ये टेम्परेरी ब्लिप है जो आपको नज़र आ रहा है ग्रीन के अंदर, अदरवाइज फिर से ये माइनस में जाने को तैयार है। अब यहाँ से नई कहानी शुरू होती है। जो मैंने कहानी कही ना कि अमेरिका चाहता है कि उसको हरा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए पूरा का पूरा। कैसे ख़त्म करोगे उसको? चीन को कैसे हराओगे? क्या चीन मिलिट्री पावर में इतना नीचे हो गया है कि जिसको कि हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते? क्या चीन उस लेवल पे आ गया कि जहां उसको बीट कर पाना बहुत ही मुश्किल है? ये समझने वाली बात होगी। यहाँ पर मिलिटरली भी चीन स्ट्रांग हो चुका है, मिसाइल वाइज जो उसकी रॉकेट फोर्स है वो स्ट्रांग हो चुकी है, एयरफोर्स के अंदर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पैदा कर चुका है, 5th जनरेशन के उसके पास ऑलरेडी 300 एयरक्राफ्ट हैं इस समय टोटल मिला के। तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? तो पहले ट्रंप साहब ने सोचा कि ट्रेड वाइज मैं चीन को डिस्ट्रॉय कर लूं, लेकिन चीन दरअसल अगर कहा जाए तो एक ऐसे मोड़ पर आज आकर खड़ा हो गया है जहां पर उसके जो टेंटिकल्स हैं जैसे ऑक्टोपस के होते हैं, जो चारों तरफ होते हैं, 200 देशों तक फैले हुए हैं। तो चीन की मार्केट सिर्फ एक अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, चीन की मार्केट अब 200 देशों तक पहुंची हुई है। कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर चीन का माल नहीं पहुंचता है। 3,600 करोड़ का, जिसका 3,600 बिलियन डॉलर जिसका निर्यात हो, एक्सपोर्ट हो, और उसमें से अमेरिका को जो एक्सपोर्ट है सिर्फ 440 बिलियन डॉलर का है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा वहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आई हैं, उनकी रीच अगर 400 बिलियन डॉलर निकाल दिया जाए तो बाकी 3200 बिलियन डॉलर का तो व्यापार उसका बिल्कुल सुरक्षित है। तो आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? आप उसको डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? आपके पास क्या साधन है? क्या आप दूसरे देशों से कह सकते हो कि आप चीन से व्यापार मत करो? तो कौन आपकी बात मानेगा? लेकिन धीरे धीरे अमेरिका अपनी इन नीतियों की वजह से डिप्रेशन में जाता जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि 1933 का जो ग्रेट डिप्रेशन था, हम उसकी ओर वापस जा रहे हैं। इसे आप रिसेशन मत कहिए, इसे आप डिप्रेशन कहिए। और ये डिप्रेशन अगर अमेरिका में आता है तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि सारी दुनिया पे उसका असर नहीं पड़ेगा, असर तो पड़ेगा। दूसरी बात, अमेरिका ये भी चाहता है कि उसका जो करेंसी है डॉलर वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाए। अगर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा तो वो चाहते कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग चीन से और अन्य देशों से निकल के अमेरिका में वापस आए। लेकिन अमेरिका के अंदर जो लेबर कॉस्ट है वो चीन के अंदर या भारत या वियतनाम के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा महंगी है। तभी तो वो मैक्सिको के अंदर जाके मैन्युफैक्चरिंग करता है। अमेरिका की कंपनियां जो हैं, जनरल मोटर्स हो गई, फोर्ड हो गई, अगर वो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं तो ट्रंप को सोचने की ज़रूरत है कि भाई ये लोग अमेरिका में फैक्ट्री क्यों नहीं खोलते हैं। जनरल मोटर्स और फोर्ड हो गए या टेस्ला हो गए, ये बाहर जाके फैक्ट्रियां क्यों खोल रहे हैं, चाइना में फैक्ट्रियां क्यों खोल रहे हैं? इस बात को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर लेबर कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। अब यानी कि डॉलर महंगा होता है तो लोग आने को तैयार नहीं होते। तो जहाँ पर चीप लेबर है वहाँ पर जाओगे। इंडिया में $1 में 85 रुपये आते थे। इंडिया की लेबर मच चीपर है अमेरिकन लेबर से। ऐसे ही वियतनाम और चाइना की लेबर मच चीप है। लेकिन अगर डॉलर कमज़ोर होता है तो युआन को भी डीवैल्यू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। युआन को डीवैल्यू करने का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया को जो सामान जिस रेट पे मिलता रहा था उसी रेट पर मिलता रहेगा। एक बात और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा जो शायद ट्रंप को समझनी चाहिए कि ये दुनिया अमेरिका के ऊपर इतनी डिपेंडेंट नहीं है जितनी चीन पे डिपेंडेंट है। आज मैं सोचूं कि मुझे अमेरिका से क्या मंगाना है तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। अगर मैं किसी ट्रेडर से कहूं कि भी अमेरिका से कुछ इंपोर्ट करो, बोलेगा इतना महंगा अमेरिका में, मैं क्या इंपोर्ट करूं वहां से? भाई मेरे को सब माल तो चाइना से मिलता है, वियतनाम से मिलता है, कोरिया से मिलता है, तो मैं अमेरिका से क्यों मंगाऊंगा? अमेरिका का हर माल महंगा है। अब भारत वहां से 40-42 बिलियन डॉलर का माल मंगाता है। अब पैरिटी लानी है उसको कि
हम अमेरिका को 88 बिलियन डॉलर का माल बेचते हैं 2024 में, तो वो चाहता है कि तुम भी 88 बिलियन डॉलर का लो। तुम्हारे पास है क्या लेकिन बेचने को? और हिंदुस्तान के लोग उसको खरीदेंगे क्यों? बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, आप तेल खरीद लोगे, क्रूड ऑयल होता है, या कुछ मिलिट्री वेयर्स खरीद लोगे, जो उनकी मिलिट्री के बहुत खिलौने जो हैं बहुत महंगे हैं, तो उनकी मिलिट्री जो एमुनिशन फैक्ट्री है वो चलती रहती हैं, वो हम कर ही रहे हैं थोड़ा बहुत। लेकिन बाकी जो चीज़ें इंपोर्ट करनी है वो तो प्राइवेट सेक्टर ने करनी है ना। सरकार प्राइवेट सेक्टर को ये थोड़ी कहेगी कि भाई तुम अमेरिका से ये सारे के सारे इक्विपमेंट खरीद लो और चीन से मत लो। जो चीज़ 10 गुना कम कीमत पर हाजिर है कहीं और पर, तो आप अमेरिका से उसको क्यों लोगे? जो चीज़ चीन में $100 की मिलती है, अमेरिका में $500 की मिलती है, तो आप क्यों खरीदोगे वहाँ से? तो मेड इन अमेरिका नाम की चीज़ें हैं कि आज की डेट में बहुत सारी मार्केट में? मुझे नहीं लगता बहुत सारी हैं। फिर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार चाइना ने फैसला किया कि वो पूरा टकराएगा। वो दुनिया की नंबर 2 पावर है, ये कोई छोटी मोटी पावर तो है नहीं जिसे आप धमका के नीचे कर दोगे। अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर, दोनों ने मिलकर गाजा पट्टी को 400 स्क्वायर माइल्स की गाजा पट्टी को आज तक बर्बाद नहीं कर पाए। ठीक है, आपने सारी बिल्डिंग तोड़ दी, लेकिन वहाँ के 22 लाख लोग तो जिंदा है ना। बहुत लोग मार भी दिए, 1 लाख सुपर मार भी दिए, तो भी लोग तो जिंदा है ना। आप उसको बर्बाद नहीं कर पाए तो फिर अल्टीमेटली आप चीन को कैसे बर्बाद करेंगे? और चीन कोई हमास तो है नहीं भाई, चीन के पास तो पता है ना। अब चीन का कहना है कि हम तो मजबूती से इसका विरोध भी करेंगे, और अगर आप अमेरिका को कहा है कि अगर आप टैरिफ बढ़ाने की धमकियां दे रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप ना केवल गलती कर रहे हो, ब्लंडर पे ब्लंडर करते जा रहे हो, तो चीन इसका जवाब देगा। अगर बाजार की स्थिति को बनाए रखने के लिए कुछ और भी जरूरत होगी तो हम वो भी करने को तैयार हैं। तब सवाल ये पैदा होता है, ट्रंप ने जो अपनी ट्रुथ सोशल के अंदर क्या कहा कि अगर चीन 8 अप्रैल क्या होता है, आज की बात है, अपने पहले से 34% की जो अमेरिका पे लगाई जो टैक्स है उसको वापस नहीं लेता है, तो हम चीन पर 50% और एडिशनल शुल्क लगा देंगे, जो कल 9 तारीख से लागू हो जाएगा। और साथ में कहा कि चीन के साथ हम सारी की सारी जो वार्ताएं हैं वो भी समाप्त कर देंगे। ठीक है ना, आपको व्यापारिक युद्ध करना है, आपको थर्ड वर्ल्ड करनी, वर्ल्ड वॉर करनी तो कर लीजिए, लेकिन उसके बाद दुनिया के अधिकतर देश जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बहुत कम देश ऐसे होंगे जो अमेरिका के कहने पे अमेरिका के साथ नजर तो आएंगे लेकिन व्यापार चीन से करेंगे, क्योंकि अमेरिका के पास देने को तो कुछ है ही नहीं। अब कुछ चीजें और भी नजर आ रही हैं, जहां पर चाइना ने, वियतनाम ने, कोरिया ने अधिक टैरिफ लगने की वजह से अपने बहुत सारे सामानों को देखा जाए तो यूरोप में बेचने की कोशिश करेंगे। अब वो वहाँ पर बेचेंगे, अमेरिका को नहीं बेचेंगे, और इंडिया जैसे कंट्री को यूज़ करेंगे। एप्पल और जैसे सैमसंग जैसे प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ से बेचा जाए, क्योंकि इंडिया के ऊपर 26% के टैरिफ हैं। तो इस ढंग से कोरिया और वियतनाम और चाइना जहाँ ज़्यादा टैरिफ लगे हुए हैं, अब वहाँ से माल उन क्षेत्रों को भेजेंगे जहाँ पर कम टैरिफ है। यानी कि ये लोग जापान को भेजेंगे, ऑस्ट्रेलिया को भेजेंगे, यूरोपियन यूनियन को भेजेंगे, अफ्रीका को भेजेंगे, भारत को भेजेंगे। तो ये सारे के सारे मसले जो वहाँ से निकल कर आ रहे हैं। जंग के कम होने के तो आसार बिल्कुल भी नहीं है। ट्रंप अपनी जिद पर ऐसे अड़े हैं कि जैसे शायद दुनिया ने फिर वापस आना नहीं है, या फिर उनको दोबारा जन्म मिलने वाला नहीं है। और चीन ने तो कह दिया कि भाई अगर आप और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लो, लेकिन हमें पता है कि हमें अपनी संप्रभुता की रक्षा कैसे करनी है, अपना विकास और हमारे देश की जो सिक्योरिटी है उसको कैसे मेंटेन करना है। और उसके बावजूद अगर फिर से आप ब्लैकमेल करने की नीति पर आगे चलते हैं तो फिर हम इसे स्वीकार भी नहीं करेंगे और हम लड़ने को तैयार हैं। और एक बात और कह दी, अगर आप सोचते हो कि इस ट्रेड वार में कोई जीत सकता है तो कोई जीतेगा नहीं, सब कुछ हारेगा। मैं भी हार सकता हूं, तुम भी हारोगे, और इस प्रोटेक्शनिज्म का कोई हल नहीं है। चीन ने अमेरिका से कहा है कि वो अपनी गलत नीतियों को तुरंत सुधारें, जो एक तरफा सारे टैरिफ लगाएं उसको हटाएं, और चीन की अर्थव्यवस्था पर और व्यापार पर जो प्रेशराइज करने की जो उनकी नीतियां हैं उसको बदलें। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आप कम से कम बातचीत के जरिए अपने मतभेदों का समाधान करें। लेकिन शायद अमेरिका इस टाइम बातचीत करने के पक्ष में भी नहीं है और सीधा हिट करना चाहता है। एक किस्म से मैं इसको कह सकता हूं कि ये आर्थिक परमाणु युद्ध है, यानी कि एक इकोनॉमिक एटॉमिक वॉर जो है, या न्यूक्लियर वॉर आप कह सकते हो। यहां पर आप यकीन मानेंगे कि बहुत सारे जो गल्फ कंट्रीज हैं या कई और देश हैं इस समय अमेरिका से बहुत नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं।
और वो डोनाल्ड ट्रंप और जो एलन मस्क की जो नीतियां हैं वो उसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका पर जो टैरिफ लगाने की धमकी दी है, हो सकता है 2-4 दिन के अंदर 10 तारीख के आसपास जब नए टैरिफ आएंगे तो उनके ऊपर यूरोपियन यूनियन भी लगा देगा। और वहाँ भी जो हजारों अमेरिकन कंपनियां काम कर रही हैं यूरोप में, जब वो अपना माल वहाँ से अमेरिका वापस भेजेंगी तो वो भी महंगी हो जाएंगी। अब एक बिल एक्मैन नाम के एक बिलियनियर से उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के खिलाफ एटॉमिक युद्ध छोड़ दिया है, इकोनॉमिक एटॉमिक वॉर कर दी है। इससे ना केवल अमेरिका के संबंध खराब होंगे बल्कि अमेरिका की इकोनॉमी भी खराब होगी और लोग बर्बाद हो जाएंगे और वो डिप्रेशन की ओर चले जाएंगे। बोलते हैं जो कारोबार होता है वो यकीन पर टिका होता है और डोनाल्ड ट्रंप उसी यकीन को ध्वस्त करते हैं, डिवास्टेट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड पूरी दुनिया में कारोबार को लेके अपनी ट्रस्टवर्दीनेस या क्रेडिबिलिटी उसको अपने गंवा रहे हैं और अमेरिका की जनता उस चक्की में बुरी तरह से पिट रही है। जो इस किस्म के इम्बैलेंस टैरिफ जो लाद दिए गए हैं, एक तरह से आर्थिक विश्व युद्ध छेड़ दिया गया है और ये पूरे विश्व को तहस नहस कर देगा। एक्मैन का कहना है कि ये एक परमाणु विश्व युद्ध है, ये एक परमाणु विश्व युद्ध है, आर्थिक परमाणु विश्व युद्ध है। इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा तो जो कस्टमर्स हैं वो अपने जो वॉलेट्स हैं वो बंद कर लेंगे, बटुए बंद हो जाएंगे। अमेरिका का छवि तो खराब हो ही चुकी है, इकॉनमी डैमेज हो चुकी है और इस यहाँ से रिकवर होने में कई दशक लग जाएंगे। उनका कहना है कि जब बाजार गिरता है तो सब लोग इन्वेस्टर जो होते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं। ऐसे में छटनी होती है, यानी कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो लोगों को बाहर निकालते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। तो सिर्फ बड़े व्यापारी नहीं बल्कि छोटे व्यापारी भी इसके अंदर त्रस्त हो जाएंगे। इसके अलावा जेपी मॉर्गन चेज ने उनके एक ऑफिसर हैं जेमी डिमॉन, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि आपकी नीतियां दुनिया को रिसेशन की ओर, डिप्रेशन की ओर धकेल रही हैं। उनका कहना है कि कई जो करीबी देश थे उनके जितने व्यापारिक समझौते थे, जो ट्रेड के जो एग्रीमेंट थे वो रुक चुके हैं और यहाँ पर अब अमेरिका को यहाँ पर रुक जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अमेरिकन एक और सेनेटर हैं टेड क्रूज हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। उनके अंदर भी अब निराशा शुरू हो गई है। वो कहते हैं कि राजनीति में एक कत्लेआम शुरू हो गया है, कत्लेआम, खूनी खेल शुरू हो गया है। अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की एक ही दवाई है कि इसको वापस लिया जाना चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि शायद अब अर्थव्यवस्था को पेन देना ही एकमात्र जो है दवाई हो सकती है कि एक्सट्रीम पेन दो ताकि उसके बाद एक मूलभूत जो चीज़ें हैं वो वहाँ से बदल जाएं। आर्थिक मंदी जो आ रही है इसको किस रूप में देखा जाए, एक तो होता है रिसेशन होता है और एक होता है डिप्रेशन होता है। लगातार 2 तिमाहियों में, यानी कि जो 3-3 महीने की जो क्या कहते हैं कि जो पीरियड्स होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ भी तिमाही रिजल्ट्स आया करते जीडीपी के, अगर 2 तिमाहियों के अंदर आपका चाहे एक्सपोर्ट हो या एक्सपेंडिचर हो या आपका जीडीपी ग्रोथ हो अगर माइनस में आ जाती है या डाउन हो जाती है तो कहते हैं कि रिसेशन आ गया है। लेकिन डिप्रेशन उससे कहीं ज़्यादा डीप होता है। डिप्रेशन से बाहर निकलने में बहुत लंबा साल, यानी कि लंबे लंबे एक किस्म से कहा जाए तो दशक लग जाते हैं, सालों की तो बात छोड़िएगा। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में सिर्फ 0.1% की बढ़त देखी गई है। डेटा बताता है कि ये भी एक बहुत बड़ा रिसेशन है। पूरा यूरोप इस टाइम रिसेशन में चल रहा है। अमेरिका ऑलरेडी रिसेशन में जा चुका है। जो आखिरी तिमाही थी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की अमेरिका में, वहाँ पे 2.5% की ग्रोथ थी और साथ में अभी ये जो तिमाही है जनवरी से मार्च की जो तिमाही है, यहाँ पर करीब 2.5% माइनस में जा रहा है अमेरिका में, यानी कि 5% उसकी अर्थव्यवस्था टूट चुकी है। तो शेयर बाजारों में जो मारधाड़ हुई है, जितना नुकसान हुआ है, उसे हम किस रूप में देखें। जिस ढंग से बैंकिंग शेयर गिर रहे हैं, क्रूड ऑयल गिर रहा है, आईटी स्टॉक गिर रहे हैं, फार्मा स्टॉक गिर रहे हैं, ऑटोमोबाइल गिर रहा है, हिंदुस्तान से जाने वाला जेम्स एंड ज्वेलरी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और करीब 10 लाख लोगों की रोजी रोटी खत्म हो रही है। टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स जो कि लेबर ओरिएंटेड है इंडिया के अंदर और बाकी देशों के अंदर, बांग्लादेश या चीन के अंदर, वो सारे के सारे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इवन वियतनाम प्रभावित हुआ है। तो तेल की कीमतों को दरअसल देखा जाए तो वर्ल्ड की इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर बैरोमीटर माना जाता है इकोनॉमी का।
इसके साथ कई बार ऐसा होता है कि जो कॉपर की जो कीमतें होती हैं इसको भी एक बैरोमीटर माना जाता है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ के बाद तेल की कीमत में और कॉपर की कीमत में 15% की कमी आई है, 15% की कमी आई है। तो 1930 के दशक में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था ये तो आप जानते हैं, और ये डिप्रेशन का आना जो बड़ी मंदी इसको कहा जाता है वो अद्भुत घटना होती है और जहाँ पर चीज़ें बहुत हाथ से निकल जाती हैं। 2008 में भी जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, लेकिन वो सब प्राइम क्राइसिस था, वो शायद रियल एस्टेट के सेक्टर से निकला था। लेकिन इस बार तो दुनिया का कोई ऐसा सेक्टर बचा नहीं जिसको किसी ने प्रभावित ना किया हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, ऑटोमोबाइल हो, गारमेंट्स हो, टेक्सटाइल हो, आईटी हो, रियल एस्टेट हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, या इसके अलावा बाकी मैन्युफैक्चरिंग हो, इंजीनियरिंग हो, केमिकल्स हो, और कई और अनगिनत जो सेक्टर्स हैं। और जो मंदी की आशंका है ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के अंदर, अमेरिका में, और से लेके भारत के अंदर भी। अब भारत में आप कहोगे कि अगर हम 6.5-7% से अगर हम ग्रो करते हैं और वहाँ से हम गिर के 5% पे आ जाते हैं इसकी वजह से, तो ये भी एक माइनस है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी आबादी के अंदर इंक्रीज हो रहा है उसको अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। हम ये भी पाएंगे यहाँ पर कि भारत भी एक बहुत दुविधा की श्रेणी में आएगा, क्योंकि अगर सबसे बड़ा एक सेक्टर यहाँ पर जो प्रभावित होने जा रहा है वो सर्विसेज सेक्टर है। अमेरिका का मंदी में जाने का मतलब है कि भारत का जो करीब करीब 250-300 करोड़ का बिलियन डॉलर का जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, इसमें कंसल्टेंसीज और सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट है, वो बुरी तरह से प्रभावित होने जा रहा है, बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। और जो सर्विसेज है हमारी, ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब क्या होगा इसके ऊपर पता नहीं, लेकिन मैं समझ के चलता हूँ कि अगर सर्विसेज हमारे डूब जाते हैं, 2023-24 के अंदर जो पिछले साल थे हमारे करीब करीब 340 बिलियन डॉलर के हमारे सर्विस एक्सपोर्ट थे, और इसमें क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है, बिजनेस सर्विसेज है, बहुत सारी हैं। तो ये एक मेजर ड्राइवर थे हमारे, टोटल मिला के देखा जाए तो सर्विसेज एक्सपोर्ट के, जहाँ इंडिया ने काफ़ी अच्छा किया है। और वो इसलिए कि भारत के अंदर जो टॉप लेवल एक्सपर्ट्स हैं, चाहे आईटी के अंदर हो या फाइनेंस के अंदर हो, बाकी चीज़ों में वो काफ़ी बड़े एक्सपर्ट्स यहाँ से निकलते हैं। जो आईटी का क्षेत्र था वो करीब करीब 50% जो है इस पूरी की पूरी हमारी 340 बिलियन डॉलर में से आधा देता है। इसके अलावा बिजनेस सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हैं, ट्रैवल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ये सारी की सारी भी एक बहुत बड़ी हमारा कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब उसमें से जो इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है, एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका सिर्फ अमेरिका को है। अब 11% जीडीपी का हिस्सा 2030 तक टच करेगा, तो सर्विस एक्सपोर्ट्स भी 2030 तक 600 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की आशंका है। और इसमें से इंडिया से जो सर्विस एक्सपोर्ट, इंडिया क्या कहते हैं कि जो यूएसए में है, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखो तो सिर्फ अमेरिका को ही जो हमारे एक्सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 70-80% के आसपास हो जाते हैं। अब अमेरिका को, मेरे पास एक फिगर्स हैं जो कि पुराने फिगर्स हैं, ये बताते हैं कि करीब करीब 50% से जो ज़्यादा, 50 और 75% के बीच में जो इंडिया के जो सारे एक्सपोर्ट्स हैं, ये सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं, वो अमेरिका को या नॉर्थ अमेरिका को हैं। और ये अपने आप में अद्भुत है। इसलिए अद्भुत है कि यहाँ से हमारे भारत की जो इकॉनमी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है वो बहुत बड़ा है। 2024 के अंदर जो हमारा करीब 340 बिलियन डॉलर का हमारा सर्विस एक्सपोर्ट था, उस पर करीब 205 बिलियन डॉलर सिर्फ अमेरिका को है। ये आप सोच सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 60-65% के आसपास जो है अमेरिका को है। अगर अमेरिका जैसे कि अब मंदी में जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा एक्सपोर्ट है ये बहुत बड़े एक क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट के अंदर आने जा रहा है, डैमेजिंग इम्पैक्ट होगा। तो फ्यूचर आउटलुक जो होगा इसका बहुत ब्लीक हो जाएगा। तो हमारे सारे के सारे जो एक्सपोर्ट्स हैं इसके अंदर वो बुरी तरह से प्रभावित होंगे। तो एक तूफान, एक सुनामी हमारे सामने खड़ी है। और हमारे अगर सर्विस एक्सपोर्ट डाउन होते हैं, जो कि जिसके ऊपर हमारा पूरा का निर्यात निर्भर करता है इस समय, यूरोपियन यूनियन को या अमेरिका को, बाकी तो कहीं है नहीं, मोस्टली एक देखा जो 90% से ऊपर तो सारा हमारा सर्विस एक्सपोर्ट इन्हीं दो सेक्टर को है, ईयू के अंदर है और अमेरिका में है। तो मैं समझ के चलता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं वो अपने आप में शायद भारत के लिए आने वाले समय में
ना केवल खतरा बनेंगे बल्कि यहाँ से जो हमारी बेरोजगारी निकलेगी और वो बेरोजगारी करोड़ों के अंदर होगी। साथ में एक जीसीसी सेक्टर है हमारा, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो हैं या ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स जो हैं, उनके ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है। तो आप इसका मतलब ये हुआ कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं। 2023-24 के अंदर हमारे जो सर्विस एक्सपोर्ट ईयू के थे वो भी करीब करीब 70 बिलियन यूरो के बराबर थे। तो अगर हम अमेरिका के 205 को छोड़ दें तो सिर्फ $250 के करीब, $250 और $300 बिलियन के जो हमारे सर्विस एक्सपोर्ट है सिर्फ दो जगह के हैं, ईयू के। और ये ऑलमोस्ट टू द ट्यून आप कह सकते हो 80% जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारे सर्विस के सिर्फ दो क्षेत्रों में, कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका। और अमेरिका तो ऑलमोस्ट 60% पे। तो अगर ये बर्बाद हो जाता है तो फिर हम तो कहीं के नहीं रहते। ये जो मैंने आज पर्सपेक्टिव आपके सामने पेश किया है, इस पर्सपेक्टिव का मकसद यही था कि हम आपको बताएं कि दुनिया में जो इस समय डैमेजिंग सिचुएशन इमर्ज हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा चिंता में डालने वाली हैं। और कहीं ना कहीं इस बात को लेके अब हमारे मनों में जो आँच पैदा हुई है कि हम कहाँ जाएंगे, हमारे जॉब्स कहाँ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत बुरी कंडीशन हमारे सामने खड़ी है। लेकिन शायद हमारे देश के जो नेतागण हैं उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है। लेकिन सस्ता होता क्रूड, जिसके कारण कि पूरा गल्फ भी तबाह होने की ओर है, हम सस्ता होने के बावजूद हम अपनी जनता को सस्ता तेल देने को तैयार नहीं है, बल्कि उससे अपना खजाना भरने को तैयार है। टैक्स और बढ़ा दिया गया है, खासतौर से पेट्रोल डीजल के ऊपर कल। तो आप सोच सकते हो कि सरकार की मंशा क्या है। ये सरकार अपना खजाना पहले भरना चाहती है, वो अपनी चिंता में पहले है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। अब क्या कहा जाए, ये जो स्थितियां बनी जा रही हैं, इनसे निपट पाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और हमने सिर्फ ये कहने की कोशिश की इस प्रोग्राम के द्वारा कि अमेरिका बेसिकली चाइना को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ताकि उसको जो नंबर 2 की पोजीशन है उससे भी और नीचे गिरा दिया जाए और उसको एक ऐसा डैमेज दिया जाए कि जो सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा थ्रेट है इस टाइम अमेरिका के लिए, उसको लहूलुहान करके बर्बाद किया जाए। लेकिन होगा नहीं ये। मैं ये समझ के चलता हूँ कि ये होगा नहीं, क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे। और कर इसलिए नहीं पाएंगे कि हमें चाइना बहुत बड़ा हो चुका है, 200 देशों तक अब उसका प्रभुत्व है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो चाइना को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि चाइना को डिस्ट्रॉय करते करते कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो खुद बर्बाद हो जाए। ये भी हो सकता है ना, एक पॉसिबिलिटी है कि चाइना को बर्बाद करते करते वो खुद ना बर्बाद हो जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो संभल के चलना होगा, सोचना होगा कि क्या हो रहा है। लेकिन भारत की जो स्थितियां हैं वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है। बहुत से लोग आपको दिलासा दिलाएंगे कि हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आने वाले दिन कठिन है, बहुत कठिन है। बस इतना आप सोचकर चल सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं और उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप फीडबैक दीजिएगा, आपको कैसा प्रोग्राम लगा है, और आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए निहायत ज़रूरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।